नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इन डेप्थ। मैं हूं शिवम। बजट की बात हो रही है चारों तरफ, तो मैंने सोचा कि एक बजट पे कार्यक्रम किया जाए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के बजट का कार्यक्रम है। भारत में एक मर्डर केस की सुनवाई में औसतन 15 साल लगते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितना समय लगता है और क्यों लगता है। असली सवाल तो यह है कि 50,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च कैसे होता है। 2024 में आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अंजलि भारद्वाज। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछा। सवाल यह था कि न्यायपालिका का एक्चुअल बजट ब्रेकडाउन क्या है। आप जानते हैं जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि यह जानकारी सार्वजनिक हित में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए नहीं दे सकते। लेकिन जब हमने इसको खोदना शुरू किया तो जो सामने आया वो थोड़ा चौंकाने वाला था। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर करोड़ों रुपए की अनियमितताओं का एक सच है। जैसे कोर्ट कंप्यूटराइजेशन स्कीम, जिसमें 40% फंड का कोई हिसाब नहीं है। वीआईपी जज की फॉरेन ट्रिप्स, जिनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। आज इस इन्वेस्टिगेशन में आप ये जानेंगे कि भारतीय न्याय व्यवस्था का एक ऐसा सच भी है जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं दिखाया गया। कैसे शैडो बजट के आसपास और शैडो बजट ने आम नागरिक की न्याय तक पहुंच को असंभव बना दिया और किसके हाथों में यह पूरा खेल है। और सबसे बड़ी बात, इसका समाधान भी है क्या? यह केवल नंबर्स की कहानी नहीं है, यह उस औरत की कहानी है जो 12 साल से अपने पति के हत्यारों का इंतजार कर रही है। यह उस किसान की कहानी है जिसकी जमीन पर कब्जा हो गया और अदालत में सुनवाई के लिए 2032 की तारीख मिलती है। जबकि शुरू करते हैं इस पूरे सच से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। 1950 में जब संविधान बना तो न्यायपालिका के लिए बजट सिर्फ 12 करोड़ रुपए था पूरे देश के लिए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 जज हुआ करते थे। यह फिनांस कमीशन की रिपोर्ट है 52 की। और 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट आया, वो ऐतिहासिक फैसला जिसने न्यायपालिका को बेसिक स्ट्रक्चर का संरक्षक बना दिया। यह अच्छी बात थी, लेकिन इसके साथ एक खतरनाक प्रेसिडेंट भी बना। न्यायपालिका की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कम होने लगी। कैसे कम होने लगी, यह आपको जानना चाहिए। ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट की बात है। ये असली मोड़ 93-94 में आया जब कंप्यूटराइजेशन कमेटी बनी। उद्देश्य यह था कि कोर्ट को मॉडर्न किया जाएगा। बजट रखा गया 560 करोड़, लेकिन कैग की 2001 की रिपोर्ट में पता चला, आप जानते हैं क्या पता चला? केवल 37% फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ, बाकी का कोई हिसाब नहीं मिला। आपको लग रहा होगा कि ये ठीक है, ये तो 2001 की बात है, अब तो सब ट्रांसपेरेंट है ना। बिल्कुल गलत है। 2015 में नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी शुरू हुआ। बजट 9,749 करोड़। 2022 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पूछा इतने पैसे में क्या हुआ। जवाब मिला, डिटेल्ड एक्सपेंडिचर डेटा कैन नॉट बी शेयर्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट है ऑन लॉ एंड जस्टिस, अगस्त 2022। अब यहां दिलचस्प हिस्सा आता है। भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फंड मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन दोनों के बीच कोई यूनिफाइड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। मतलब एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए दोनों जगह से फंड एलोकेट हो सकते हैं, दोनों जगह से खर्च हो सकता है और कोई हिसाब किताब इसका नहीं है। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन पर एक इंक्वायरी बिठाई। आप जानते हैं क्यों मिठाई? क्योंकि 47 करोड़ का कोर्ट बिल्डिंग रिनोवेशन प्रोजेक्ट था जो 3 साल में कंप्लीट होना था। 8 साल बाद भी अधूरा रहा। खर्च हो चुके थे 89 करोड़। कहां गया बाकी पैसा? रिकॉर्ड नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2023 में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के डिस्क्रिमिनेटरी फंड का आरटीआई खुला। यह फंड है जज की अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर और एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसरी के लिए। साइज हर साल लगभग 150 से 200 करोड़। ऑडिट कभी नहीं हुआ। पब्लिक डिस्क्लोजर 0 है। आरटीआई रिस्पांस जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ बहुत जानकारी मिलती नहीं है। तो अब तक की कहानी से एक बात तो बड़ी साफ है, 1950 से लेकर और 2024-25 तक करीब 12 करोड़ से 50,000 करोड़ तक का सफर किया है इस पूरी व्यवस्था ने। लेकिन ट्रांसपेरेंसी उल्टी दिशा में गई है। अब सवाल यह है कि यह सब किसे फायदा पहुंचा रहा है। पहली बात यह समझिए कि इंडिया की जुडिशियल बजट दुनिया के मुकाबले कैसी है। भारत जीडीपी का 0.08% खर्च करता था 2024 तक। यूके में जीडीपी का 0.4%, यूएसए में जीडीपी का 0.14%। तो टेक्निकली हमें ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन प्लॉट में ट्विस्ट यह है कि जो पैसा है
वो भी ठीक से खर्च नहीं हो रहा। लॉ मिनिस्ट्री के 2024-25 के डेटा के हिसाब से अगर आप देखें तो 4.5 करोड़ पेंडिंग केस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 25% जज पोजीशन खाली, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में 340% की बढ़ोतरी पिछले 10 सालों में। अब देखिए कहां जा रहा है पैसा, जज की सुविधाओं पर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जज की एनुअल पर्क जो है वो 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा के आसपास है, ऑफिशियल रेजिडेंस स्टाफ व्हीकल सब मिला के। हाई कोर्ट जज के 65 लाख से ऊपर हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2023 तक वर्किंग टॉयलेट नहीं था। बॉम्बे हाई कोर्ट PIL में ये पता चला। फॉरेन जंकेट पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो 18 से 23 के बीच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और स्टडी टूर का जो टोटल कॉस्ट है वो करीब 340 करोड़ का एस्टिमेटेड है। कितनी ट्रिप की डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिक हुई? सिर्फ 12%। ये भी अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का 24 का। शैडो कंसल्टेंट और लीगल फॉर्म पर भी अगर आप नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री हायर करती है स्पेशल कंसल्टेंट्स इंपोर्टेंट केस के लिए। इनकी फीस 15 से 40 लाख पर कंसल्टेशन है। 22 से 23 में ऐसे कंसल्टेशन पे कम से कम 156 मामले आए और पब्लिक टेंडर कभी नहीं। ये हिंदू ने पब्लिश की थी रिपोर्ट। अब असली खेल समझिए। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट है भारत की सबसे बड़ी जुडिशियल डिजिटलाइजेशन स्कीम। पहले फेज में 7 से 15 के बीच बजट था 935 करोड़, एक्चुअल स्पेंड हुए 1670 करोड़। फेज 2 15 से 23 बजट था 7239 करोड़, एक्चुअल स्पेंड 9300 करोड़। फेज 3 23 से 27 प्रपोज्ड बजट है करीब 7000 करोड़। ये ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट है इंडिया रिपोर्ट। सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट किसे मिले? TCS, इन्फोसिस, NIC बिना कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। यहां तक कि 2021 में पार्लियामेंट्री पैनल ने रेड फ्लैग किया, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन वेंडर सिलेक्शन। कुछ नहीं हुआ। तो पैटर्न बड़ा क्लियर दिखता है कि ऊपर के लेवल पर खर्च बेहिसाब है, नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और बीच में शैडो एक्सपेंसेस हैं और सबसे ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब सब डॉट्स को आप कनेक्ट कर लीजिए। ये सिर्फ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये एक डेलिबरेटली सिस्टम लगता है। सोचिए अगर जुडिशियल सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाए तो क्या होगा? पहला इंपैक्ट तो ये होगा कि पावरफुल लोग जो केस को डिले करवाते हैं उनका गेम खत्म हो जाएगा। 2023 में CBI ने एक एनालिसिस किया, करप्शन केस में एवरेज डिले 8.5 साल का, यानी 8.5 साल का। क्यों? क्योंकि एक्यूज्ड के पास रिसोर्सेज हैं रिपीटेड लगातार तारीखें देने की। अगर सिस्टम एफिशिएंट हो जाए तो ये सब एक्सपोज्ड हो जाएंगे और सच्चाई सामने आएगी। दूसरा इंपैक्ट लीगल कार्टल का मोनोपोली को टूट जाना। आज एक सुप्रीम कोर्ट केस लड़ने की जो एवरेज कॉस्ट है वो 20 से 50 लाख है। क्यों इतनी महंगी है? क्योंकि टॉप लॉयर का एक छोटा सा सर्किल है जो सारे बड़े केसेस हैंडल करता है। फीस 15 से 25 लाख पर अपीयरेंस। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्वे रिपोर्ट है। अब आप इनको कनेक्ट करिए। यही लॉयर्स बाद में जज बनते हैं। कोलेजियम सिस्टम के थ्रू ये जज बन जाते हैं। कोलेजियम में कौन बैठता है? वही सीनियर जज जो पहले इसी सिस्टम का हिस्सा थे। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर मिनिमल। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चेक करिए, कोई नहीं। तीसरा और सबसे बड़ा रिवीलेशन यह है कि एसेट डिक्लेरेशन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जज के एसेट डिक्लेरेशन पब्लिक करने से मना कर दिया। रीजनिंग, इट मे इफेक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन सुभाष चंद्रा अग्रवाल वर्सेस SC का जो मामला था। लेकिन सवाल कि अगर RTI एक्ट के अंदर सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल को एसेट डिक्लेयर करने पड़ते हैं तो जज अपवाद क्यों है? अब सबसे एक्सप्लोसिव फैक्ट मैं आपको बताता हूं। 2022 में लोकुर कमेटी ने रिकमेंड किया कि क्रिएट एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने क्या किया? रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया। कारण बताया, सेल्फ रेगुलेशन ही बेस्ट मॉडल है। जस्टिस लोकुर कमेटी का। अब सब कुछ आपको साफ दिख रहा होगा, ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये रणनीति लगती है। OPQ बजट्स, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। डिलेड जस्टिस, कॉमन मैन एग्जॉस्ट हो जाता है। हाई कॉस्ट, सिर्फ एलीट को एक्सेस है। और सेल्फ रेगुलेशन, कोई एक्सटर्नल चेक नहीं। रिजल्ट, न्याय एक लग्जरी बन गया है, अधिकार नहीं है। तो आखिर में क्या हमने देखा इस स्टोरी में? भारत की जुडिशियल सिस्टम 50,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली सालाना खर्च करती है, लेकिन फिर भी 4.5 करोड़ के स्पेंडिंग है। 25% जजेस के पोजीशन खाली है और बजट का 40% हिस्सा अनअकाउंटेड है। कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं है इसका। ये सिस्टम किसी को फायदा पहुंचा रहा है? हाँ,
उन लोगों को जो डिले से जीते हैं। पावरफुल क्रिमिनल्स, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट डिफॉल्टर्स, जितनी देरी उतना फायदा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसे है? भारत के उस आम नागरिक को नुकसान है जिसके लिए न्याय का मतलब है उम्र भर का इंतजार। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है एवरेज वेटिंग टाइम फॉर सिविल केस 12 से 18 साल। इमेजिन करिए, एक 30 साल का आदमी केस फाइल करता है, जस्टिस मिलेगी तब तक वो 45 से 48 साल का हो जाएगा। अगले कुछ सालों में हम ये देखेंगे, अगर यही ट्रेंड रहा तो 29-30 तक पेंडिंग केस 6 करोड़ से ज्यादा होंगे। ये एस्टिमेटेड है। जुडिशियल बजट 75,000 करोड़ के आसपास होगा और कॉमन मैन की, आम आदमी की जो एक्सेस है वो बहुत कम होती जाएगी। लेकिन अल्टरनेटिव भी हैं, और एक बड़ा अल्टरनेटिव ये है कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। हर रुपए का हिसाब हो, अकाउंट हो, इंडिपेंडेंट जुडिशियल ऑडिट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक्चुअली काम करें और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो, तो भारत दुनिया की सबसे एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम में बदल सकता है। कई जज कहते रहे हैं, सीजेआई कहते रहे, लेकिन इस पर बहुत काम उस तरह से हो नहीं पाया। ये रिपोर्ट सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक बेकअप कॉल की तरह भी ली जा सकती है। आज आपने जो देखा वो सिर्फ एक शुरुआत है। असली काम अब करने की जरूरत है कि लोकल कोर्ट्स की बजट क्या है ये पता होना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इसकी बात होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी की डिमांड होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि जो जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है वो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों डिले हो रहे हैं। क्योंकि जब न्याय बिकता है तो डेमोक्रेसी मर जाती है। जरूर कमेंट करके बताइए कि जो बजट का माहौल चल रहा है इस समय पूरे देश में, बहुत चर्चाएं हो रही हैं। अमूमन जो बजट की चर्चाएं होती हैं वो इस पर होती हैं कि इनकम टैक्स ऊपर हुआ, नीचे हुआ, महंगाई घटी बढ़ी, कौन सी सोशल स्कीम आई। एक ये भी बजट है जिस पर बात नहीं करते लोग। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।